हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2024-25 का। आप सभी का मॉडल क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट का जारी हो गया है और अभी तक मैंने इंग्लिश कोर का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बहुत सारे आर्ट्स स्ट्रीम का भी मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करा दिया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का यानी कि MCQ का। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कितना टाइम मिलेगा। तो आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा 3 घंटे और फुल मार्क्स रहेगा 80, यानी कि यहाँ पर 80 नंबर्स का एग्जाम होगा और आपको टाइमिंग दिए जाएंगे 3 घंटे। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की कि किस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कुल क्वेश्चन की बात करें तो कुल 52 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कुल 52 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से 52 क्वेश्चन में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे 30, यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, एक एक करके एक नंबर के एक क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे सेक्शन ए में। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 39 से क्वेश्चन नंबर 46 तक क्वेश्चन रहेगा और ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और इसके बाद लास्ट में आपका रहेगा सेक्शन डी, और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 52 तक रहेगा और ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो कुछ इस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और ये एग्जाम पैटर्न सेम टू सेम लास्ट ईयर जैसे एग्जाम हुआ ना उसी तरह का है। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, पूरा फार्मूला बताएंगे, सारा कुछ इसके बाद आपको सोल्व कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का भी कराएंगे। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट नंबर वाला यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं ऊपर में। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। अ रिलेशन आर ऑन सेट, और यहाँ पर सेट आपको दिया हुआ है गिवन बाई R इज इक्वल टू, यहाँ पर R आपको पूरा डिफाइन किया हुआ कि किस तरह से यहाँ पर मतलब रिलेशन है। देन द रिलेशन R इज, तो पूछ रहा है कि रिलेशन R कैसा रिलेशन है, मतलब कि क्या रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। हिंदी में यही क्वेश्चन है कि एक संबंध R समुच्चय, ये वाला समुच्चय आपको दिया गया है, इस समुच्चय पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ये परिभाषित है। तो संबंध R है, तो संबंध R बताइए कि किस तरह का संबंध है, मतलब कि स्वतुल्य है या फिर सममित है या फिर संक्रामक है या फिर सममित और संक्रामक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि किस तरह से ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन था और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी था। तो इस ईयर भी आपको सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे और इसके बाद हम लोग आंसर को टिक करेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस सेट को देखते हैं। यहाँ पर हमको सेट दिया गया है जिसमें कि 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। तो हमको अगर रिफ्लेक्सिव देखना है तो ये देखिए यहाँ पर जो तीनों एलिमेंट है ना, तीनों एलिमेंट का संबंध, मतलब कि तीनों यहाँ पर ये जो एलिमेंट अंदर में है इनका संबंध खुद से होना चाहिए। मतलब 1 है तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, यानी कि 1, 1 होना चाहिए। 2 है तो 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, यानी कि 2, 2, और 3 का भी संबंध ऐसे ही होना चाहिए 3, 3, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए 1, 1 यहाँ पर आपको दिख रहा है, 2, 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है और 3, 3 यहाँ पर आपको दिख रहा है। मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन अभी हम लोग आंसर को टिक नहीं करेंगे, अब सिमेट्रिक को चेक करेंगे। तो हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, तो रिफ्लेक्सिव वाले को एक बार के लिए आप लोग भूल जाइए। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि हमको अब यहाँ पर क्या करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक चेक करने का आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव चेक कर लीजिए और इसके बाद उस वाले एलिमेंट को जिसका संबंध खुद से खुद का है उसको आप लोग भूल जाइए। मान लीजिए कि वो एलिमेंट नहीं है तो हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, जैसे
यहाँ पर देखिए, अगर एक का संबंध 2 से है तो फिर 2 का संबंध 1 से भी होना चाहिए, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर 2 का संबंध 3 से है तो फिर 3 का संबंध 2 से होना चाहिए, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब कि सममित नहीं है, और ये स्वतुल्य तो है। अच्छा, अब ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं देखिएगा। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे अगर एक का संबंध 2 से है तो चेक करेंगे कि क्या 2 का संबंध किसी से है। हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 का संबंध 3 से है, तो फिर इस 2 को कॉमन ले लीजिए, इस 2 को कॉमन ले लीजिए, और जो बच गया, जैसे बच गया 1,3, तो 1,3 का होना जरूरी है। इसमें 1,3 नहीं है, मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी कि स्वतुल्य हो गया। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है। जरा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए, लेट एफ यहाँ पर है, ठीक है, मतलब कि फंक्शन है, और ये किस तरह से डिफाइन है, तो R to R में, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है एज, और यहाँ पर fx = 3x दिया है। चूज द करेक्ट आंसर, तो हमको करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पर हिंदी में है कि मान लीजिए कि fx = 3x द्वारा परिभाषित फलन R से R में परिभाषित है, तो सही उत्तर का चुनाव करना है। क्या यहाँ पर ये जो f है ये 1 onto फंक्शन है, या फिर f many one onto फंक्शन है, या फिर 1 but not onto है, या फिर नाइदर 1 और नोर 1 मतलब कि कोई नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, इसका चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे और सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं 1 चेक करें कि 1 है या फिर नहीं। तो 1 चेक करने के लिए तो बहुत सिंपल है, हमको fx = क्या दिया है, fx = हमको दिया है 3x, ठीक है, ये दिया है। तो x का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, x का कोई भी वैल्यू रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, या फिर 3 रखिए, कुछ भी रखिए, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा, और ये सारा रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, इसलिए ये 1 2 तो है। कोई भी वैल्यू आप लोग पुट करके देख लीजिए, इसका इमेज आपको मिलेगा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको इसका इमेज मिलेगा, मतलब कि इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो इसका आपको इमेज देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये आपका 1 हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं ऑन टू, क्या चेक करते हैं ऑन टू। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे fx बराबर हम लोग जानते हैं y होता है, तो fx की जगह पर हम लोग y लिख सकते हैं, तो y बराबर आ जाएगा 3x, तो यहाँ से x बराबर में क्या आ जाएगा, x बराबर में आ जाएगा y 3। अब देखिए x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए y बिलोंग्स टू r आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि y का कोई भी मान यहाँ पर आप लोग रख दीजिए, या फिर y का कोई भी मान यहाँ पर आप लोग रखिए, y का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, या फिर कुछ भी रखिए, वो आपको x में देखने को मिलेगा। मतलब कि y का प्री इमेज, मतलब कि इसका प्री इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी है, कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, ये आपका रियल नंबर में ही रहेगा, रियल नंबर से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ये आपका ऑन टू फंक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 1 भी है, ऑन टू भी है, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा ए करेक्ट, यानी कि f इज 1 ऑन टू फंक्शन, यानी कि f एकाएकी आच्छादक है, ठीक है, एकाएकी आच्छादक फलन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ fx = x² + x + 7 देन f of f आपको 0 निकालना है, ठीक है। जैसे हम लोग निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, f of fx जैसे निकालते हैं वैसे ही इसको निकालेंगे, और सिर्फ यहाँ पर x के जगह पर क्या करेंगे, 0 हम लोग रख देंगे। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिंपली f of fx ही निकालना है, उसके जगह पर फिर हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसके बाद शुरू से आपको बताता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर देखिए हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले f of x ही निकालते हैं, f of fx ही निकालते हैं, ठीक है। तो f of fx को हम लोग लिख सकते हैं f, और o के जगह पर यहाँ ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा fx, ठीक है। अब fx का जो वैल्यू है इसमें पुट कीजिए, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारा f, और यहाँ पर fx का जगह पर पूरा आ जाएगा x² प्लस में x प्लस में 7, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब ये हमारा पूरा fx है, ये जो आपको दिख रहा है पूरा हमारा fx है, ये है x और ये हमारा x है, ठीक है, fx। तो ये हो गया हमारा पूरा fx। मतलब कि जहाँ भी हमको x देखने को मिलेगा इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, मतलब ये आपका आ जाएगा
एक्स स्क्वायर की जगह पर इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 7 और इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस में एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 7 ये आ गया और फिर से होगा ब्रैकेट बंद और फिर यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। ये पूरा हमारा एफ एक्स था, इसीलिए एफ एक्स की जगह पर इसको पुट कर दिए। अच्छा, अब हमको तो निकालना है एफ ऑफ एफ जीरो निकालना है, ठीक है। एक्स की जगह पर जीरो, तो यहाँ पर हम लोग जीरो पुट करेंगे, यानी कि एफ ऑफ एफ जीरो, सॉरी यहाँ पर हमको जीरो निकालना है, तो यहाँ पर जीरो यानी कि एक्स के जगह पर हम लोग जीरो रखेंगे, मतलब कि जीरो का स्क्वायर प्लस में जीरो प्लस में 7 और इसका है होल स्क्वायर प्लस में जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस 7 और ये भी हो गया 1 और प्लस में 7, तो ये हो गया आपका 7 7 49 और ये हो गया 7 और ये हो गया 7, ठीक। तो 49 और 14 आपका हो गया यहाँ पर ये 63 यानी कि 63, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 63, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका करेक्ट। आई होप कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स यहाँ पर -1 इज, यानी कि tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसका मुख्य मान पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। tan में जो माइनस है डायरेक्टली बाहर आ जाता है, यानी कि ये किसके इक्वल आएगा, ये माइनस का tan इनवर्स 1 के इक्वल ये आएगा और tan इनवर्स 1 किसके बराबर था, π/4 के, यानी कि माइनस का π/4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ ये वाला मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली। तो हमसे एक्स और वाई का मान क्रमशः पूछा है। ये दोनों यहाँ पर मैट्रिक्स, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसका एलिमेंट भी, यानी कि इसका माफ कीजिएगा, इसका जो एलिमेंट है, जैसे ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, 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 मतलब कि इसका एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। हमको क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग कि इस 4x को इस x + 6 से कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि ये यहाँ पर ऐसे होगा 4x = हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है इसलिए एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अब इस x को इधर ले लीजिए तो यह जाएगा आपका 3x, क्योंकि इधर आकर -x होगा तो 3x हो जाएगा और = 6, तो x क्या जाएगा हमारे पास, x = 2 आ जाएगा। अच्छा, अब y निकालना है तो इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, यानी कि आपका आ जाएगा 2x प्लस में y = 7 और हमको x का वैल्यू पता है 2 है, तो यानी कि यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 प्लस में y बराबर में 7, मतलब कि y बराबर में क्या जाएगा, y बराबर में 3 आ जाएगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, तो 2 3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a' इज, क्या बोल रहा है कि यदि a कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक है, वर्ग आव्यूह का मतलब कॉलम और रो में एलिमेंट बराबर होंगे, ठीक है, मतलब 1/1 2/2 3/3 ऐसा कोई आव्यूह है, ठीक है, a, और इसने बोल दिया कि a + a' है, तो a + a' क्या होगा, मतलब कि तत्समक आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। तो सही आंसर क्या जाएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अगर a यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + a' हमेशा ही क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित मैट्रिक्स होगा, और यही a - a' होता, तो अगर a - a' पूछ जाता है तो प्लस की जगह पर, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है, यानी कि विषम सममित आव्यूह हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a, यहाँ पर a आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब कि आव्यूह दिया है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a इज, बहुत सिंपल है, यदि a आव्यूह आपको दिया हुआ है तो आव्यूह a की कोटि बताना है, कोटि। तो कोटि हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो हमारा ये रो है, रो बाई कॉलम करते हैं, तो देखिए रो बाई कॉलम को ही हम लोग यहाँ पर कोटि बोलते हैं। तो रो कितना है, रो एक ही है, कॉलम कितना है, कॉलम आपको 3 देखने को मिलोगे, एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम, तो 1/3 का ये मैट्रिक्स है, तो 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, देन
2a का आपसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट पूछ रहा है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, या फिर बोल लीजिए कि इसका मतलब वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यदि a आपको दिया हो तो इसका मान आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए इसके लिए आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा हमेशा। इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला था कि मान लीजिए कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये n/n का है, ठीक है। n/n का कहने का मतलब 1/1 का हो, या फिर 2/2 का हो, या फिर 3/3 का हो। मतलब कि ये क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो Ka होता है ना, Ka, और इसका जो यहाँ पर मोड होता है Ka का मोड, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका किसके इक्वल, तो k के पावर n और ये होता है a का यहाँ पर मोड के बराबर। तो ऐसे ही हमसे यहाँ पर पूछा है 2a के लिए, तो निकालते हैं हम लोग यहाँ पर a के जगह पर, यहाँ पर हमारे पास क्या जगह, a के जगह पर 2/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2/2 का है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 2a का निकालेंगे, तो 2 के पावर में 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका a, ठीक है। 2 के पावर में 2 मतलब कि 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपका a मतलब कि 4 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट है 9 नंबर वाला क्वेश्चन। 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या फिर 1 है 3/3 का। तो देखिए किसी का भी निकालना है, ये 2 के पावर x होता है। x क्या है, तो बस यही है जो यहाँ पर कोटि दिया है ना आपको 3/3 का, तो इसको गुना करके रख देंगे। तो हमसे 3/3 के पूछा है, मतलब कि 2 के यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे 3/3 यानी कि 9, और 2 के पावर 9 आपका 512 आ गया। कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऐसे ही अगर पूछ देता 2/2 के लिए, मान लीजिए पूछ देता कि 2/2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या फिर 1 है। तो फिर कुछ नहीं करते, यहाँ पर 2 और x की जगह पर 2 दूनी के 4, यहाँ पर 4 रख देते और ये आपका आ जाता 16। तो इस प्रकार से आपको समझना है। चलिए अगला देखिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, इफ एक डिटर्मिनेंट ये वाला है और एक डिटर्मिनेंट ये वाला है और दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है, देन x पूछ रहा है आपसे। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों डिटर्मिनेंट का आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए, और इक्वल तो है ही आपस में, फिर हमको मिल जाएगा x का वैल्यू। तो देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और फिर इसका करेंगे यहाँ, और बीच में माइनस का साइन लगाए। तो 5 दूनी के 10 और माइनस का 4 × 12 इज इक्वल टू 5x, और यह आ जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का x, माइनस का माइनस हो जाएगा कैंसिल, यानी कि x इज इक्वल टू क्या जाएगा 2। तो x का वैल्यू 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर वाला। क्या है 11 नंबर वाला, इफ y इज इक्वल टू लॉग इंटू में लॉग x, और जो ये x है x से बड़ा है, देन dy/dx। तो dy/dx यानी कि डिफ्रेंशिएट आपको करना है, इसको कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे, यानी कि चेन नियम लगाएंगे और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग लिखेंगे dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग और log x का मतलब कि log x का हमारे पास होता है क्या, डिफरेंशिएशन 1 में x। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में log x, ठीक है। 1 में यहाँ पर क्या जाएगा 1 में log x, और इनटू में, क्योंकि चेन रूल के यहाँ पर अनुसार कर रहे हैं तो log x का अलग से होगा, तो log x का 1 में x। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 में x log x, ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, आई होप कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। 12 नंबर वाला, इफ यानी कि यदि √x + √y इज इक्वल टू √a, देन dy/dx। तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। देखने में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट कोई नहीं, ईजी है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और भी किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए √x का क्या आ जाएगा 1 में 2√x आ जाएगा, 2√x, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस 1 में 2√y। चूँकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर dy/dx भी आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये तो हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो अब क्या करते हैं, तो हमको तो निकालना है dy/dx। तो dy/dx निकालना है, तो इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं। मतलब क्या आ जाएगा आपका 1 में 2√y dy dx, और ये आ जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2√x ये आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 हो गया कैंसिल।
और इस y को हम लोग उधर ही भेज देते, तो इधर हमारा बच जाएगा dy/dx बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा माइनस पहले से था और ये ऊपर जाके मतलब ये ऊपर चल जाएगा √y और नीचे हमारा √x बचेगा सिर्फ। तो माइनस का √y अपॉन में √x, माइनस का √y अपॉन में √x, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद 13 नंबर बोला, यदि यानी कि इफ़ y = 5 cos x माइनस का 3 sin x देन d2y/dx2। तो देखिए इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ना कुछ इस तरह का होता है, y = होता है हमारे पास a cos x प्लस में b sin x, कुछ इस तरह का इसका जनरल इक्वेशन होता है। और इसका हम लोग अगर निकालते हैं d2y/dx2 निकालते हैं तो ये माइनस y की इक्वल आता है, या फिर हम लोग इसी को ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड रूप में d2y/dx2 और प्लस में y = 0, यही आता है। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ये दिया हुआ है तो d2y/dx2 किसके इक्वल होगा? तो माइनस y की इक्वल होगा, किसके? माइनस y की इक्वल होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ठीक है। चलिए 14 नंबर बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट r = 5 सेंटीमीटर इज, यानी कि वृत्त की क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगी जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। देखिए आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे ताकि कम से कम समय में हो सके। अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा तो फिर आपको तो डिफ्रेंशिएट ही करना होगा, लेकिन हमको यहाँ पर निकालना है मतलब ऑब्जेक्टिव में, तो हम लोग यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। कैसा ट्रिक? तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा ट्रिक यहाँ पर काम करेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर जो भी रेडियस आपको दिया है ना, इस जो भी रेडियस आपको देगा और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, चाहे 5 हो 10 हो कुछ भी हो, जो भी रेडियस देगा उसमें गुना कर दीजिए। यहाँ पर 5 दिया है, इसमें 2 से गुना कर देंगे और गुना करने के बाद आप लोग पाई लगा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए इसका जो भी यूनिट होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा यूनिट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा एक नंबर वाला सही। अगर यहीं पर अगर 10 दे देता, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे देता तो 10 दूनी के 20 आ जाता। सिंपली कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके पाई लगा देना है आपको। चलिए इसके बाद आ जाते हैं 15 नंबर वाला क्वेश्चन पर। तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहाँ से आपका इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है और इंटीग्रेशन से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो चलिए देखिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन, dx/e⁴ प्लस e⁻−x इज इक्वल टू, आपको ये पता होगा कि अगर a⁻−1 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a⁻1/a, ऐसे लिख सकते हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए। अब इसी को लेकर के हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहीं से इसको हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब हमारा ऐसे हो जाएगा कि क्या करते हैं, dx को ऐसे ही रहने देते हैं। dx इसको अच्छे से लिखता हूँ, इस dx को ऊपर ही रहने देता हूँ और नीचे इसको ऐसा करता हूँ कि e⁻x और प्लस में आ जाएगा 1/e⁻x, ठीक है। और यहाँ पर यह आ गया हमारा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारा जाएगा e⁻x ऊपर और नीचे हमारा जाएगा e⁻x का यहाँ पर पावर में 2 यानी कि स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 1 और इसका है हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ पर लगा देते हैं dx, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पुट करना पड़ेगा यानी कि मानना पड़ेगा, तो हम लोग पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं कि t = e⁻x हम लोग पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा dt क्या जाएगा तो dt e⁻x dx आ जाएगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन जो यहाँ पर e⁻x dx है, ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, पूरा हमारा बन गया dt, और e⁻x हमने क्या पुट किया है, t पुट किया है, तो यह हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस में 1। अब 1/a² प्लस में 1, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan 1 का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan 1 t लिख सकते हैं, tan 1 t प्लस में c, और t हमारा क्या है, तो t है हमारा e⁻x, यानी कि यह जाएगा हमारा tan 1 e⁻x प्लस c। तो tan 1 e⁻x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारे पास देखिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन sec² x अपॉन में cosec² x dx इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है और ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर लॉजिक लगाने की जरूरत है। तो कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले इसको कोस और साइन में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ में cos² x और ये आ जाएगा 1/ sin² x हो जाएगा ना। तो ये साइन ऊपर आ जाएगा, तो sin² x अपॉन में cos² x और ये इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा आपका dx, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का हमको यहाँ पर फॉर्मूला, मतलब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan आ जाएगा आपका tan x माइनस का x और प्लस में c, सॉरी इसको मतलब यहाँ पर प्लस में c है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का हो गया tan x और यहाँ पर 1 का हो गया x और यहाँ पर प्लस में c कांस्टेंट है, तो ऐसा कहीं पर है tan x माइनस का x प्लस में c, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिमिट वाला क्वेश्चन आ गया। तो क्या है, -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेशन है साइन के पावर में 7x dx इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस ना लास्ट ईयर भी सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चंस मॉडल पेपर में भी है और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा है और इस बार भी पूछेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसको सोल्व करने लगेंगे, कुछ नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको देख करके लॉजिक लगाना है। ये पावर देखें तो पावर आपको कैसे दिख रहा है, ये पावर आपको ओड पावर दिख रहा है, ओड दिख रहा है, ओड। अगर ये ओड है तो फिर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 आप लोग पुट कीजिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये पावर ओड आ गया तो इसका इंटीग्रेशन सेम टू, मतलब कि सीधा सीधी बात है कि 0 ही आएगा, कुछ भी कैलकुलेट करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक होता है, यही फंडा है। तो सिंपली आपको 0 पर टिक करना है और आपको ओड वाला ही पूछेगा, ये आप मान के चलिएगा, क्योंकि फाइनल लास्ट ईयर का भी देखिएगा तो मॉडल पेपर में भी ओड वाला था और फाइनल में भी ओड वाला ही पूछा था, तो आपसे यही पूछेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं 18 नंबर वाले को, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और यहाँ पर देखिए अब आप लोग 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 0 से 1 तक हमको करना है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्टली फार्मूला है, किसका होता है ये आपका होता है tan इनवर्स x का होता है, ठीक है, tan इनवर्स x का। लेकिन यहाँ पर लिमिट है तो हम लोग लिमिट को लगाएंगे। यहाँ पर हो गया लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। तो अब पुट करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस का लोअर लिमिट यानी कि tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1 होता है π/4 और tan इनवर्स 0 होता है 0, तो ये आपका आ जाएगा π/4 के इक्वल है। तो π/4 कहाँ पर है, π/4 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोग यहाँ पर कौन से ऑप्शन नंबर 19 में आ गए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 में आ गए। क्या बोल रहा है, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अवकल समीकरण d2y/dx2, ये जो आपको दिया हुआ है कि कोटि तथा घात का योग। सबसे पहले इसका हम लोग कोटि निकालेंगे और फिर घात निकालेंगे, मतलब कि ऑर्डर निकालेंगे और डिग्री निकालेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे यानी कि सम करेंगे। देखिए सबसे पहले ये अंडर रूट में है और अंडर रूट वाले का हम लोग न तो यहाँ पर ऑर्डर निकाल सकते हैं, ना ही डिग्री निकाल सकते हैं। तो इस रूट को सबसे पहले उड़ाना होगा। इस रूट को उड़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं यानी कि वर्क कर देते हैं। तो चलिए फिर हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। तो इधर हमारा जाएगा d2y/dx2, इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस dy/dx और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से ऑर्डर और डिग्री आसानी से लिख सकते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम ऑफ डिफ्रेंशिएट, यानी कि कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, मैक्सिमम कितने टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोटि, तो कोटि आपका कितना निकल कर जाएगा 2। अच्छा अब घात कैसे निकालेंगे, यानी कि डिग्री। तो जो यहाँ पर ऑर्डर होता है ना, इसी के घात को देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 2 दिख रहा होगा, तो यहाँ पर फिर हमारा डिग्री क्या आ जाएगा, डिग्री, तो डिग्री भी हमारा 2 ही आ जाएगा। अब दोनों का सम करेंगे यानी कि 2 + 2 = 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब हम लोग आगे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अवकल समीकरण dy/dx प्लस y sec x इज इक्वल टू tan x का अवकल समाकलन गुणांक क्या है। तो समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसके लिए जो जनरल मतलब यहाँ पर जनरल टाइप का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। ये होता है आपका
डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू जीरो नहीं, ये होता है आपका क्यू, ये होता है क्यू। तो ये होता है जनरल इक्वेशन। और इस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यानी कि समाकलन गुणांक क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है ई के पावर में इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर होता है आपका पी का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक। तो बस अब इसी में हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन में p को खोजेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, इस तरह से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। देखिएगा आप लोग यहाँ पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर p हमारा क्या है। देखिए ये तो हमारा y है, तो ये वाला हमारा p हो गया। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि if। तो e के पावर में आ जाएगा, यहाँ पर p का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sec x dx आ जाएगा। ठीक है, sec x dx आ जाएगा। और sec x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, ये होता है log क्या आ जाएगा, log हमारे पास आ जाएगा sec x प्लस में क्या जाएगा tan x। ठीक है, tan x। तो ये log से e हमारा कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, sec x प्लस में हमारे पास क्या बचेगा, tan x, ये वाला बचेगा। तो sec x प्लस में tan x, sec x प्लस में tan x कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद 21 नंबर वाला, इफ़ द वेक्टर्स ए आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप एंड 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस में बी के कैप आर कोलिनियर देन ए बी। यदि सदिश ये तथा ये संरेख है तो ए और बी का हमसे मान पूछा है। तो देखिए संरेख वाला थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंडीशन समझाते हैं, समझिएगा आप लोग। थोड़ा सा यहाँ पर संरेख का आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। देखिए अगर कोई हमारे पास यहाँ पर मतलब वेक्टर है, ए वेक्टर, कोई ए वेक्टर है और मान लेते हैं कि ए वेक्टर क्या है हमारा, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे a1 आई कैप प्लस में b1 जे कैप प्लस में c1 के कैप, ये मान लेते हैं। और एक और वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, ये है हमारा a2 आई कैप और प्लस में है b2 जे कैप और प्लस में है c2 के कैप, ये है। ठीक है, तो अगर ये कोलिनियर है, कोलिनियर बोल लीजिए या फिर पैरेलल बोल लीजिए, दोनों सेम बात है, ध्यान दीजिएगा। कोलिनियर या फिर पैरेलल के यहाँ पर दोनों मतलब सेम ही होता है। तो अगर ये कोलिनियर या फिर पैरेलल है तो इसका मतलब ये कंडीशन होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू होगा आपका b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के, ये तीनों इक्वल होंगे अगर ये कोलिनियर है। तो बस इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर इसी का यूज करके a b का मान निकाल लेंगे। तो इसने तो बोल दिया क्वेश्चन में कि कोलिनियर है, मतलब कि a1/a2, a1 की जगह पर a है, a2 की जगह पर हमारे पास क्या है 3 है, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, b1 की जगह पर 3 है, b2 की जगह पर -4 है, इज इक्वल किसका आएगा, तो c1 की जगह पर 2 है और c2 की जगह पर क्या है, b है। अब इन दोनों को एक बार यहाँ पर कंपेयर कीजिए और इन दोनों को एक बार कंपेयर कीजिए। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -4a इज इक्वल टू 9, मतलब कि a इज इक्वल टू -9/4। अच्छा, अब इसको कंपेयर करते हैं तो 3b आएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का +8, तो b इज इक्वल टू क्या जाएगा 8/3, मतलब कि माइनस का 9/4 और प्लस का 8/3 कहाँ पे है देखिए, तो माइनस और प्लस यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद 22 नंबर बोला, द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, फिर है प्लस में जे डॉट आई क्रॉस के और फिर है के डॉट यहाँ पर है आई क्रॉस में जे क्रॉस में आई क्रॉस में जे है। ठीक है, आई क्रॉस में जे है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट वाला सेम के साथ एक देता है वैल्यू, मतलब कि जे डॉट जे करेंगे तो 1 आएगा, के डॉट के करेंगे तो 1 आएगा, आई डॉट आई करेंगे तो 1 आएगा। ये डॉट वाले में होता है। अच्छा, क्रॉस वाले में क्या होता है, क्रॉस वाले में ऐसा होता है। सबसे पहले इसको यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हो गया मान लीजिए ये इधर और ये इधर, मानते हैं यहाँ पर ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। अब देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए फॉर एंटी और यहाँ पर सी फॉर क्लॉक, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमको मिलेगा पॉजिटिव और यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमको मिलेगा नेगेटिव इसमें। अच्छा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो यहाँ पर जे मिलेगा और इसी प्रकार से मतलब दोनों का क्रॉस करेंगे तो तीसरा मिलेगा, इस प्रकार से हमको मिलता है। और यहाँ पर अगर सेम का सेम से करेंगे मतलब कि के का कैसे करेंगे तो 0 हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो इस आई को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा आई कैप है,
तो आई कैप को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर हमारे पास डॉट है, डॉट करेंगे और हमको जे क्रॉस के दिया, तो जे क्रॉस के करेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा आई। अच्छा, पॉजिटिव में मिलेगा या फिर नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव में मिलेगा। आप लोग को ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसीलिए करके देख लीजिएगा। इसके बाद जे को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे डॉट। अब है यहाँ पर आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जे मिलेगा, और ये नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव, तो ये आपको मिलेगा नेगेटिव क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर के, फिर लगाएंगे डॉट और यहाँ पर है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जो जे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, के मिलेगा, और ये पॉजिटिव में मिलेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आ जाएगा आपका 1, ये -1, ये +1, तो ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कि +1 आ जाएगा आपका आंसर। +1 कौन सा में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम लोग 23 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। इफ़ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है एंड बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पूछा है, यानी कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हमसे पूछा है ए बी का। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करते हैं। डॉट में हम लोग जानते हैं कि सेम का डॉट सेम से करते हैं, मतलब कि आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो इस 5 का 3 से करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 इंटू में 3 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू में माइनस का 1 इंटू में माइनस का 4, और यहाँ पर प्लस का माइनस का 3 इंटू में क्या आ जाएगा 7, ये आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 15, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 4, और ये जाएगा माइनस का 21, और ये हो गया आपका 11 माइनस का 21, यानी कि आ जाएगा आपका माइनस का कितना, माइनस का 10। तो माइनस का 10 कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर कर देंगे टिक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस है। क्या बोल रहा है कि इफ़ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये 0 के इक्वल नहीं है, और ना ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल है, मतलब कि ये दोनों 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 0 नहीं होगा, सीधा सा आप लोग ये समझिए। और क्या बोल रहा है, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका कंडीशन बताइए कि ये कब 0 हो सकता है। ए और बी तो 0 है नहीं, तो फिर ये 0 कब होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर होता है साइन थीटा, और यहाँ पर एन कैप आ जाएगा, एन कैप। देखिए ए तो 0 है नहीं, उसने क्वेश्चन में साफ बोल दिया, बी भी 0 है नहीं, और एन कैप 0 हो नहीं सकता है, मतलब कि साइन को 0 होगा, और साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री पर, मतलब कि यहाँ पर 0 होना चाहिए। और 0 कब होगा, तो 0 कब होता है, जब ये पैरेलल होंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे। ऐसे जब समांतर रहेंगे तो इनके बीच में 0 डिग्री के हैं, तो कौन है, तो ये आपका पैरेलल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर वाला, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप आर। तो डायरेक्शन कोसाइन हमसे पूछा है, दिक कोसाइन हिंदी में बोलते हैं। तो दिक कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिए, ये जो आपको वेक्टर दिया है ना, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए वेक्टर है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पर पहला वाला का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, फिर दूसरा वाला का स्क्वायर तो 4 आएगा, और फिर तीसरा वाला का स्क्वायर तो 4 आएगा, जो कि अंडर रूट में यहाँ पर आएगा 9, और ये 3 के इक्वल आएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दिक कोसाइन, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, जिसको कि हम लोग LMN से डिनोट करते हैं। और LMN क्या होता है, तो देखिए एल हमारा क्या होता है, तो एल होता है यहाँ पर जो ये आई वाला, मतलब यहाँ पर वैल्यू है, मतलब 1 है, और इसके अपॉन में यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, और इसके बाद आ जाएगा हमारा एम, तो एम की जगह पर इस 2 को रखेंगे 2, और अपॉन में ये वाला हमारे 3 जो मैग्नीट्यूड निकाले हैं, और फिर आ जाएगा LMN बच गया, तो एन की जगह पर ये वाला 2 और अपॉन में 3। तो समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कहाँ पर है, 1/3, 2/3 और 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 26 नंबर वाला। तो यहाँ पर देखिए 26 नंबर, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस का सदिश समीकरण है, एक्स एक्सिस का सदिश समीकरण पूछ रहा है। एक्स किसके रिस्पेक्ट में होता है, एक्स के जगह पर हम लोग यूज करते हैं आई, तो आई को छोड़ करके बाकी सब 0 होगा, मतलब कि जे के ये सभी 0 होगा, तो सिर्फ आई का यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो लेमडा आई कैप, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा आई कैप, आई में कुछ वैल्यू रहेगा, बाकी सारा 0 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, तो यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन आपको ये वाला गिवन है, देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो वेक्टर इक्वेशन में यानी कि वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, तो देखिए
कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ पर एक ही बार में इसको आंसर लिख सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर यहाँ पर वही है, मतलब कि उस रेखा का यहाँ पर हम लोग सदिश समीकरण लिख रहे हैं, मतलब कि वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं जो हमसे पूछा है। आर वेक्टर का ही मतलब है। कैसे निकलेंगे, ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला पासिंग पॉइंट कहलाता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है, पासिंग पॉइंट। तो सबसे पहले पासिंग पॉइंट को लिखेंगे, वो भी किसके कैसे करके, तो 0 को इक्वल करेंगे। मतलब कि यहाँ पर ये -5 है तो प्लस का 5 लिखाएगा, -2 है तो प्लस का 2 लिखाएगा, और यहाँ पर 4 है तो माइनस का 4 लिखाएगा, क्योंकि हम लोग इसको 0 को इक्वल करते हैं तब हमको पासिंग पॉइंट मिलता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो ये -5 है, इसलिए यहाँ पर प्लस का 5 आई के पास जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2 जे के पास जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 के आ जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस में लेमडा। ठीक है, लेमडा टाइम्स, अब ये नीचे वाले को एज इट इज लिख देंगे, नीचे वाले को एज इट इज। ठीक है, मतलब कि 3i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस का 8k कैप, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, ऊपर वाले को 0 को इक्वल करके i,j,k लगा दीजिए, फिर यहाँ पर लेमडा लगा दीजिए, और नीचे वाले को ऐसे ही डायरेक्टली i,j,k लगा दीजिए, बस आपको मिल गया सदिश समीकरण। और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद 28 नंबर वाला देखिए। 28 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द लाइन्स, यहाँ पर आपको ये लाइन्स दिया गया है, एक तो ये है और एक ये है, आर परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू ऑफ के इज, यदि रेखाएं ये तथा ये परस्पर लंबवत है तो के का मान। तो देखिए इससे पहले मैंने आपको पैरेलल वाला कंडीशन बता दिया है, पैरेलल वाला कंडीशन बताया, जिसमें कि क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 इज इक्वल टू होता है c1/c2 को। ये पैरेलल का कंडीशन, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा क्या, हमसे यहाँ पर परपेंडिकुलर का पूछा है, मतलब कि लंबवत का पूछा है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, आपको परपेंडिकुलर वाला भी कंडीशन बता देते हैं। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब कि लंबवत है, तो इनके बीच क्या कंडीशन होगा, इनके बीच कंडीशन होता है कि a1a2 प्लस में b1b2 प्लस में b1b2 प्लस में c1c2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो बस इसी का यूज करेंगे और हम लोग यहाँ पर k का मान निकाल लेंगे। तो देखिए a1 का मान यहाँ पर कितना है, a1 का मान है 3k। ठीक है, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है यहाँ पर 1, प्लस में b1 का मान कितना है, यहाँ पर b1 का मान है यहाँ पर 2, और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है यहाँ पर 2k। ठीक है, 2k। इसके बाद प्लस में आ जाएगा हमारे पास c1, तो c1 का मान यहाँ पर कितना है, c1 का मान है 1, और c2 का मान यहाँ पर कितना है, तो c2 का मान है यहाँ पर -7 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए ये है आपका a1, ये हो गया a2, b1, b2, c1, c2, समझ में आ गया। तो 3k प्लस में यहाँ पर 4k और -7 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, मतलब कि 7k -7 इज इक्वल टू 0, मतलब कि k इज इक्वल टू 7/7 मतलब कि 1। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रहा है 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। इसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट। तो यहाँ पर देखिए 29 नंबर बोला, इफ p(a) इज इक्वल टू इतना है, pb इज इक्वल टू इतना है, और फिर है आपका pb/a इज इक्वल टू इतना, देन pa/b। देखिए हमको निकालना है pa/b, तो pa/b का सबसे पहले आप लोग फार्मूला देखिए, pa/b किसके इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला मतलब क्या होता है, ये होता है फार्मूला, ये होता है आपका pa/b अपॉन में जो नीचे है यानी कि pb। ठीक है, pb ये होता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर देखिए pb तो हमको गिवन है, हमको निकालना होगा pa/b। pa/b कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा pa कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि pa प्लस में pa' बोल लीजिए या फिर a' बोल लीजिए, बार और डैश का मतलब सेम होता है, ये एक के इक्वल होता है। हमको pa नहीं पता है तो ऐसे ही लिख देते हैं pa' यानी कि pa' हमको पता है, इसको यहाँ पर प्लस लिखेंगे, जो कि कितना है, ये है हमारा 0.2, और ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो pa किसके इक्वल आ जाएगा, pa हमारे पास आ जाएगा 0.8 के इक्वल, ये उधर जाकर के घटेगा। तो pa मिल गया, हमको निकालना क्या है, pa'(b) निकालना, जो कि किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, इससे। देखिएगा कैसे निकालते हैं, हमको दिया है, क्या दिया है, pb/a इज इक्वल टू हमको 0.4 दिया है, और इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो b/a का फार्मूला क्या होगा, pa(b) बोलिए या फिर b(a) बोलिए, दोनों सेम बात है, a(b) या फिर b(a) दोनों सेम बात है, और अपन में आ जाएगा pa, यहाँ पर a आएगा, 1 मिनट, हाँ, और ये है 0.4 के इक्वल। pa का वैल्यू अभी तुरंत हमने निकाला था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे pa(b) इज इक्वल टू pa(b) इज इक्वल टू 0.4, और pa का वैल्यू अभी तुरंत हमने निकाला था 0.8, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा, 0.32 यानी कि यहाँ पर आ गया कितना,
0.32 हमारे यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो बस अब कुछ नहीं करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो हमको निकालना है वो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमको? पी ए अपॉन में बी, यही ना निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का अभी वैल्यू आया था 0.32 और नीचे आएगा हमारा पी बी। तो पी बी का वैल्यू कितना है? पी बी का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है 0.5। तो इसको आप लोग डिवाइड लगाइए, कितना आ जाएगा? 0.64 आ जाएगा। 0.64 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, 30 नंबर वाला क्या है? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन विच इज नॉट ट्रू। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो कौन सत्य नहीं है, मतलब कि असत्य बताना। देखिए अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब कि क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो फिर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए पी बी होगा, ये तो सही है। और पी ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए पी बी बार, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। और पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार पी बी बार, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही, डी वाला आपका गलत है स्टेटमेंट, और यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे असत्य पूछा था, सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, एक एक करके मैंने करा दिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराएंगे इसी तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को बता करके। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।